21 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षक या शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौर मंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा मंगल, शुक्र और बुध का। बुध, शुक्र, मंगल एक और पृथ्वी को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित होते हैं, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। बी है, यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूप हैं जैसे महाद्वीप, महासागर, अक्षांश, देशांतर, द्वीप देश आदि। आकृति और दिशा को मानचित्र की अपेक्षा ग्लोब पर सही रूप में दर्शाया जाता है। ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त से आशय यह है कि वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करे, वृत्त यज्ञ के साथ नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वृत्त यज्ञ के साथ नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है दोस्तों? इस क्वेश्चन का 33 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। इसकी तट रेखा बहुत अधिक तदुरित एवं अनियमित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की विशिष्ट संरचना एस आकृति में है। इस महासागर के उत्तर पश्चिम में यूरोप और उत्तर पूर्व में अमेरिका है। वहीं दक्षिण अटलांटिक में अफ्रीका है, जिसकी तट रेखा बहुत अधिक तदुरित और अनियमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक होते हैं। 34 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। कथन बी है, ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। इसको 35 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 35 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है। चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में 1 या 2 बार समुद्र तल के निकटकालीन उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा नौ संचालकों और मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। ज्वारी तरंगों द्वारा मछलियां तटों पर आ जाती हैं, इसलिए मत्स्य उद्योग में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? 36 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। वायु सदैव उच्च वायु दाब से निम्न दाब क्षेत्र में गमन करती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण तापमान अधिक रहता है। इस क्षेत्र से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलती है, जबकि ठंडी वायु उच्च वायु दाब क्षेत्र बनाती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होकर नीचे उतरती है। इस तरह निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलाइट
क्या है क्वेश्चन? 37 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? 37 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, पौधे जो अपना पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलाइड पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। अमेजन दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा वन है। इस वन में 40,000 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियां और 16,000 पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें ब्रोमीलाइड भी एक पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। स्टैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है? किसकी अपर्दन विशेषता है दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, समुद्री तरंग। स्टैक समुद्री तरंग के अपर्दन की विशेषता है। समुद्री तट पर कई प्रकार के अपर्दन की प्रक्रियाएं चलती हैं, जैसे भृंग, वेदिकाएं, कंदराएं और स्टैक। समुद्री मैदान स्टैक की प्रक्रिया द्वारा ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी तरंगों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता है। कथन बी है, सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 39 का सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है। सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप तथा ज्वालामुखी के कारण उठने वाली एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर है। ऐसे महासागरीय क्षेत्र जो प्लेटों के सीमांत भागों पर स्थित हैं, वहां से सुनामी लहर पैदा होती है। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। ए है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। बी है, यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। 40 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन से होगा, बाह्य वायुमंडल। मध्यमंडल से ऊपरी वायुमंडल के भाग को तापमंडल और बृहद वायुमंडल कहते हैं, जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होती है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है, इसलिए आयन मंडल रेडियो संचार व्यवस्था को सुगम बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनको सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए? ए है, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। बी है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। सी है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना। डी है, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। 41 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है, खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए है, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बी है, अभ्रक और क्रोमाइट अलौह खनिज हैं। सी, जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है। डी है, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। 42 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 42 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, ए, सी और डी। खनिज से आशय प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थों से है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। अभ्रक और अधात्विक खनिज तथा क्रोमाइट एक लौह धात्विक खनिज है। खनिज को पृथ्वी से निकालने की कई तकनीकें हैं, जिसमें एक विवृत खनन विधि है। खनिज एक क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन से होगा? 43 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा दोस्तों। वनस्पति, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव का मिलान मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर और जनक सेल का मिलान करेंगे मृदा का रंग और गठन से। जलवायु का मिलान करेंगे अपक्षय की दर और समय का मिलान कर देंगे मृदा परिच्छेदिका की मोटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है
44 क्वेश्चन है, परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? ए है ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है। बी है ये तेल और कोयले को अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। सी है पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है। 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। परंपरागत रूप से प्राकृतिक गैस कई दृष्टि से उपयोगी है। प्राकृतिक गैस का पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन किया जा सकता है। इस उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है या तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 क्वेश्चन, उपनिषद। ए है अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। बी है सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सी है विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी सही हैं। वैदिक साहित्य के विकास के अंतिम चरण में उपनिषद ग्रंथ आते हैं। इस ग्रंथ में दर्शन शास्त्र की विवेचना हुई है, जिसके अंतर्गत विचार, आत्मा, सार्वभौमिक आत्मा का विवरण मिलता है। इन विचारों का संवाद गुरु शिष्य संवादों के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। किस पे ध्यान देना चाहिए दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। पुरातात्विक अध्ययन में सामान्यतः कुछ विषयों को ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। इनमें पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों की संरचना पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है और छोटे कूल्हे की हड्डी पुरुष को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। क्या कार्यभार था दोस्तों? 47 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा, राजनैतिक और सैनिक कार्य। अकबरनामा के अनुसार मुगल कालीन शासन व्यवस्था में सूबेदार एक महत्वपूर्ण पद था। इस पद पर कार्यरत व्यक्ति को गवर्नर या सिपसालार भी कहा जाता था। सूबेदार का मुख्य कार्य प्रांतों में राजनैतिक तथा सैनिक कार्यों का निर्वहन करना था, जिससे राज्य में शांति, कानून का क्रियान्वयन तथा कर वसूली की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है, बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं। ए है वाणिज्यिक समझौते, बी है राजनीतिक समझौते। सही विकल्प का चयन करें। 48 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ए और बी दोनों। बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा है जिसके विकसित होने के कई कारण हैं। भारत में हर क्षेत्रीय भाषा का उदय संस्कृत भाषा में हुआ है। मगध साम्राज्य के उदय के बाद गंगा घाटी के वाणिज्यिक और राजनीतिक विस्तार से क्षेत्रीय भाषा के उदय को प्रेरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया। यह सभी प्रकार के कर्म कांडों का, बी जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का, सी है परिवार के साथ रहने के विचार का। सही विकल्प का चयन करें। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? 49 का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा, ए और बी सही हैं। भारत में भक्ति आंदोलन का उदय 6वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में हुआ था। इस आंदोलन का विस्तार 13वीं सदी से लेकर 7वीं सदी तक महाराष्ट्र के क्षेत्र में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में कई महत्वपूर्ण संत हुए, जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकराम, सखुबाई। इन कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया था। साथ ही संन्यास की अवधारणा का भी विरोध करते हुए कहा कि परिवार में रहते हुए ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। ये कहा था कबीरदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उन्नीसवीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? कौन बकरियों का पालन करता था दोस्तों? 50 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से होगा, कश्मीर के बकरवाल। 19वीं सदी में जम्मू कश्मीर के बकरवाल आदिवासी समूह बकरियों का पालन करता था। ये आदिवासी समूह हिंदू कुश से पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुधारकों का आंदोलन के साथ मिलान कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 52 क्वेश्चन है। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किससे उत्पन्न हुई हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ब्राह्मी। अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। इस लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसे भारत की सबसे पुरानी लिपि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। कथन बी है, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। सही विकल्प का चयन करें। 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं। भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग के साक्ष्य प्राप्त होते थे। महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में इन शुतुरमुर्ग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे अंडे के छिलके आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन है। देश का उसके उपनिवेश के साथ मिलान करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 54 का सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। फ्रांस का सेंट डोमिंगो, पुर्तगाल का ब्राज़ील से मिलान करेंगे, इंग्लैंड का जमैका और स्पेन का वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन है। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग। ए है, साम्राज्यवादी फतह की लोक स्मृतियाँ गढ़ती हैं। बी है, अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं। सी है, यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई। डी है, भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती हैं। सही विकल्प का चयन करें। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? सेकंड विकल्प सही होगा। ए, बी और सी सही हैं। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग का बल अपने उपनिवेश में विजय की लोक स्मृतियों को गढ़ना और अपने वर्चस्व को अजेय और सर्वशक्तिशाली के रूप में प्रस्तुत करना। जैसे भारत में ब्रिटिश विजय को साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस तरीके की अवधारणा उपनिवेश और साम्राज्यवादी दोनों देशों में लोकप्रिय हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ए है, यह अकबरनामा का दूसरा भाग है। बी, यह अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। सी, यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है। डी, यह बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकीय विवरण देती है। सही विकल्प का चयन करें। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सी और डी सही हैं। 16वीं सदी में मुगल शासक अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी को लिखा गया था। अबुल फजल ने अकबरनामा को 3 भागों में लिखा है, जिसमें तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। इस ग्रंथ में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण मिलता है। लोगों की संस्कृति परंपराओं का भी वर्णन मिलता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे? ए है, पात्र पर। बी है, ताड़पत्र पर। सी है, कागज। सी है, लकड़ी की तख्ती। डी है, लकड़ी की तख्ती। सही विकल्प का चयन करें। 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, सी और डी सही हैं। प्राचीनतम लघु चित्रकला ताड़पत्र, कागज तथा लकड़ी के तख्ती पर बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था? कौन से यात्री ने लिखा था दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से होगा इब्न बतूता। 14वीं सदी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने अपने केरल यात्रा के दौरान 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के विषय में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? 59 का फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों, प्रतिष्ठा की समानता। संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की चर्चा है। पहली प्रतिष्ठा की समानता, दूसरी अवसर की समानता। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। यहाँ समता से आशय किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति तथा
समान अवसर उपलब्ध प्रदान कराना है। समता के अधिकारों का विस्तृत वर्णन मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 60 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वार्ड काउंसिलिंग का निर्वाचित सदस्य होता है। भारत में नगर निगम का पार्षद पद एक निर्वाचित पद होता है। इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पद को पार्षद कहते हैं। नगर निगम का आयुक्त परिषद और स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहाँ टेस्ट में क्या फिल करेंगे दोस्तों? होना चाहिए। 61 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा दोस्तों, शिशु सदन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजा पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना? इस क्वेश्चन 62 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से होगा, नागरिक अधिकार आंदोलन। वर्ष 1955 में दक्षिण अफ्रीकी प्रांत अलनामा में रोजा पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करने पर अमेरिका में नस्ली और भेदभाव तथा नागरिक अधिकार को लेकर न्याय के लिए आंदोलन किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है दोस्तों? 63 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। मीडिया के संदर्भ में सेटिंग एजेंडा से आशय मीडिया द्वारा विभिन्न मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना है। इस अवधारणा की परिकल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में मैक्सवेल ई मैकाब और डोनाल्ड एल्सा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए है, ना राज्य ना धर्म एक दूसरे के मामले में दखल दे सकते हैं। बी है, भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखना चाहिए। सी है, राज्य समुदायों के निजी कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। डी है, राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित ना करे। 64 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन, 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था? ए है, अनुसूचित जातियाँ। बी है, एंग्लो भारतीय समुदाय। सी है, महिलाएं। डी है, अनुसूचित जनजातियाँ। 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी डी। भारतीय संविधान के प्रावधान के तहत 1952 से 1919 तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एंग्लो भारतीय समुदायों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। वर्ष 2019 में 126वें संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय आरक्षण के प्रावधान के समापन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? का पूर्ववर्ती है। किसका पूर्ववर्ती है? 66 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ब्रिटिश भारत में यहाँ की सर्वोच्च न्यायिक संस्था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया थी। इस संस्था को सुप्रीम कोर्ट की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? उपलब्ध कराए। 67 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, कानूनी सहायता। संविधान के भाग 4 के उल्लेख नीति निर्देश तत्व का प्रावधान 36 से 51 तक किया गया है। अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 39A जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर
कमिटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण का अध्ययन किया गया है? 68 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा मुस्लिम। वर्ष 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के गठन का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और हाशियाकरण का अध्ययन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है दोस्तों? 69 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बुना हुआ सामान लेना। कपड़ा उद्योग के संदर्भ में पुटिंग आउट प्रणाली या दादन व्यवस्था का सर्वप्रथम अनुप्रयोग 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में किया गया था। इस व्यवस्था में व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करा दी जाती थी और बदले में बुना हुआ सामान प्राप्त हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी? 70 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। 26 अप्रैल 1994 से दक्षिण अफ्रीका का एक नया लोकतांत्रिक देश बना तथा रंगभेद शासन व्यवस्था का समापन हुआ। नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? ए है, नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है और इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। बी है, इसने एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित किया। सी है, यह केवल सहकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था। डी है, इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा था। सही विकल्प का चयन करें। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? 71 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों केवल ए, सी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन, मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि होगी? कौन सी विधि होगी दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना। मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करनी होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान सुगम ढंग से मिलता है और कभी न भूलने वाला होता है, जिससे विद्यार्थियों में सामाजिक और सहयोग की भावना का विकास भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। 73 का थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों इतिहास। मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा इतिहास शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इतिहास अतीत की घटनाओं का संकलन है। इससे प्राय राजाओं, युद्धों और उनकी विजयों का इतिवृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है? ए है मौसम की दैनिक जानकारियों का संग्रह। बी है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की समीक्षा। सी है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। डी है हड़प्पा के नेतृत्व करती हुई लड़की का प्रतिरूप। हड़प्पा के नृत्य करती हुई लड़की का प्रतिरूप। सही विकल्प का चयन करें। 74 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा केवल डी, मौसम की दैनिक जानकारियों का संग्रह और भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की समीक्षा द्वितीय आंकड़े का स्रोत है। प्राथमिक स्रोत कालकृति, दस्तावेज, आत्मकथा, रिकॉर्डिंग आदि होते हैं। इतिहास अथवा किसी विषय विश्लेषण में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, समाज विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्यों है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन है, कथन है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग
मिनहाज ए सिराज ने किया था, जिसमें उत्तर भारत के भागों का समावेश था किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेश नहीं था। कथन बी है, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षण शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। 76 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। ए और बी दोनों सही हैं तथा ए का सही व्याख्यान बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। कथन ए, बच्चों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों से आधार पर पढ़ाया जाए जो बच्चों के अपने अनुभवों से जुड़े हों। कथन बी, बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। 77 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, इतिहास मिथ्या है। कथन बी, इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है। 78 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। इतिहास मिथक से भिन्न है क्योंकि यह साक्ष्यों द्वारा समर्थित होते हैं। इतिहास की व्याख्या स्रोतों पर आधारित होती है। इतिहासकार अपने अध्ययन हेतु जानकारी के लिए पुराने सिक्कों, शिलालेखों, वास्तुकला और पाठ्य अभिलेखों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। कथन ए, समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे की विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। कथन बी, बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों 79 का? 79 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही हैं तथा ए का सही व्याख्या बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। किसी कक्षा में यदि शिक्षक शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देते हैं तब वह को बढ़ावा दे रहे हैं। किसको बढ़ावा दे रहे हैं दोस्तों? 80 का कौन सा ऑप्शन से होगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, रूढ़िबद्ध धारणा को। यदि किसी कक्षा में शिक्षक अथवा शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देता है तब वह रूढ़िवादी धारणा को बढ़ावा दे रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रियाएं एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती हैं जहां पाठ्य पुस्तक यह मुद्दों को समझने का एक विशेष रास्ता होती हैं। बी है, एक बंद बक्से की तरह विकसित होती हैं। सी है, अतीत की मुख्य धारा का लेखा जोखा होती हैं। डी है, एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती हैं। सही विकल्प का चयन करें। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए तथा डी। सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रियाएं एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती हैं जहां पाठ्य पुस्तक मुद्दों को समझने का एक विशेष राहत होती हैं, साथ ही एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है? ए है, अभिगमकर्ताओं के जीवन से जुड़ाव से बचना। बी है, स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना। सी है, अपने स्वयं की व्याख्या बनाने को हतोत्साहित करना। डी है, प्रश्न पूछना और सूचना के कोष में अभिवृद्धि करना। सही विकल्प का चयन करें। 82 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? थर्ड विकल्प सही हो जाएगा, केवल बी और डी। थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना, प्रश्न पूछना और सूचना के कोष में अभिवृद्धि करके बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में ना ध्यान देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक किस तरह का व्यवहार करेंगे? ये उन्हें और अधिक तिथि और तथ्यों को याद करने के लिए कहेंगे और उन्हें व्यस्त रखेंगे। बी है, उनसे बातचीत करेंगे तथा उनकी अरुचि के कारण जानने का प्रयास करेंगे। सी है, उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित करेंगे। डी है, उन्हें बहुत कठिन कार्यपत्र तथा गृह कार्य देंगे। सही विकल्प का चयन करें। बताइए दोस्तों, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों, केवल बी तथा सी। कक्षा में ना ध्यान देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक उनसे बातचीत करेंगे तथा उनकी अरुचि को जानने का प्रयास करेंगे,
इसके साथ ही कक्षा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा करने की प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। सबसे उचित विकल्प का चयन करें तथा वाक्य पूरा करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर। किसको छोड़कर दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा यदा स्थिति बनाए रखने को। सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को स्रोतों की मदद से अनुमान लगाने और सत्यापन करने के अवसर उत्पन्न करना, शिक्षार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कथन है एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। कथन बी है विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप बोलते नहीं। 86 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 86 का सेकंड ऑप्शन से होगा दोस्तों। ए गलत है किंतु बी सही है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों के बारे में चर्चा करने से कभी नहीं बचना चाहिए क्योंकि बच्चों के जीवन में आरंभिक चरण में कई गलतफहमियां हो जाती हैं जिन्हें सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इतिहास स्रोत एक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर तैयार किए जाते हैं क्योंकि कई बार विवाद का कारण भी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से ये मानचित्र एवं समय रेखाएं। समय एवं स्थान की समझ को विकसित करने के लिए मानचित्र एवं समय रेखाओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी? कौन सी होगी दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा भीमबेटका का भ्रमण। पूर्व इतिहास और प्रागैतिहासिक काल के विषय में विद्यार्थियों को परिचित उनकी समझ विकसित करने के लिए शिक्षक भीमबेटका का भ्रमण के द्वारा उनके समझ को व्यापक रूप से विकसित कर सकता है। यह शिक्षक की सर्वोत्तम विधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन से शैक्षणिक सहायक सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती हैं? ये है पंजाब में से पाए काले एवं लाल रंग के मृद भांड। बी है कथानक। सी है कवियाँ। सी है छवियाँ और डी है आहत सिक्के। 89 का थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों केवल बी तथा सी। भारत के विभाजन को समझने के लिए ऐतिहासिक स्रोत सामग्रियों के रूप में कथानक एवं छवियाँ महत्वपूर्ण सामग्री हैं जबकि प्राचीन इतिहास के निर्माण में काले और लाल रंग के मृद भांड की महत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक या शिक्षिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? ए हमारे अतीत पर दृष्टिकोण का निर्माण करना। बी है तिथियों को सटीक रूप में कंठस्थ करना। सी है हमारे अतीत को गौरवशाली बनाना। डी है समुदायों के बीच केवल द्वंद्वों को इंगित करना। 90 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा दोस्तों केवल ए। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को हमारे अतीत पर एक परिप्रेक्ष्य बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए क्योंकि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण छात्रों को समाज को